संक्षिप्त में बोला है, क्योंकि इससे पहले माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी भी और हरदीप पुरी जी भी आपको विस्तार से इस विषय में आकर आपसे संबोधित किए, मगर मेरे तरफ से ये मैं जानकारी आपको देना चाह रही हूं कि भारत की प्रधानमंत्री जी का सेकंड जॉइंट सेशन में बात करने का मौका हर बार किसी को मिलता नहीं है। अब तक जितने भी लोगों को मिले, बहुत कम लोगों को ही ये अपॉर्चुनिटी मिला है। और जॉइंट सेशन एड्रेस करने के लिए बाईपार्टिसान इनविटेशन आया है, मतलब दोनों रिपब्लिकन्स भी डेमोक्रेट्स भी प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किए एड्रेस करने के लिए। इस विजिट के दौरान अच्छा सा बहुत सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिलेटेड विषय भी, डिफेंस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी जो आवश्यकता पड़ती है वो सब का भी, पर्टिकुलरली हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ जो बेंगलुरु में स्थित गवर्नमेंट के कंपनी है, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी और इंजन प्रोडक्शन का जो एग्रीमेंट हुआ है वो मैं मानती हूं बहुत अहम है। फिर जॉब क्रिएटिंग विषय में भी एग्रीमेंट्स जो उधर हुआ है उसके कारण इधर टेक्नोलॉजी आना, इधर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और गूगल जैसे कंपनी और ज्यादा कमिट करना कि हम आकर के भारत में पूंजी निवेश ले आएंगे, ऐसे करने से हमारी रोजगार बहुत लेवल तक बढ़ाने का संभावना है। फिर इजिप्ट के विषय में भी मैं ये बात आपके सामने रखना चाह रही हूं। दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जहां मेजॉरिटी में है या ज्यादा संख्या में है, उनमें से 6वें स्थान पर है इजिप्ट। ऐसे देश में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च एक सम्मान मिलना, ऑर्डर ऑफ नाइल मिलना, ये इसमें एक संदेश मिलता है कि ऐसे देशों में, ये प्रॉब्ली 6th कंट्री, इस्लामिक कंट्री जिसमें पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स ज्यादा है, ये ऐसे 6th कंट्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये अवार्ड मिलना बहुत ही संतोष का विषय है। अब तक 13 कंट्रीज से, इजिप्ट इंक्लूसिव 13 कंट्रीज से ऐसे हाईएस्ट ऑर्डर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ है। इसीलिए मैं मानती हूं इजिप्ट के विषय में ग्रैंड मुफ्ती का स्थान बहुत अहम है। उन सोसाइटीज में मुफ्ती का स्थान बहुत ही सम्मानजनक माना जाता है। ग्रैंड मुफ्ती का भी प्रधानमंत्री जी से भेंट हुआ। फिर भारत के बोहरा कम्युनिटी इजिप्ट में बहुत अच्छा संख्या में प्रेजेंट है, वो उस कम्युनिटी से भी प्रधानमंत्री जी का मीटिंग हुआ। मैं मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट में इतना कहकर क्वेश्चंस के लिए छोड़ देती हूँ। पार्टी के ओर से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत ही हर्ष व्यक्त करते हैं और उनको बधाई भी देना चाहते हैं कि अवार्ड मिला है और भारत के स्थान उनके मेहनत के कारण आज इतना ग्लोबल स्तर पर रिकग्निशन मिल रहा है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ओर मैंने बहुत ही आनंद व्यक्त करना चाहती हूँ। I think on this question, I've briefly explained also as to how out of the 13 awards that he's been given till now as Prime Minister of the country, 6 have been given by countries where Muslims are in majority. Honorable Prime Minister himself during the press conference in US has said how his government works on Sabka Saath Sabka Vikas principle and doesn't discriminate against any community whatsoever. But the fact remains that repeatedly when people join in this debate and highlight issues which are non-issues in a way, because if there are issues in states which are to be raised, they are being raised at the state level. Law and order is a state subject. People are taking care of it. Elected governments are there in each of the states which respond to it. To just allege without basic data in hand just tells us that these are organized
campaigns which purposely are being leveled at the doorstep of the Prime Minister. Otherwise, why would countries give such an honor to Prime Minister? And why would there be a distortion in understanding how India and its minority population, irrespective of which religion they belong to, minority population, are being part of the Indian mainstream? अब सही कह रहे हैं कि ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इजिप्ट भी ऐसे बयान दे रहे हैं, मगर मैं मानती हूं कि इस देश में ही, क्योंकि राजनीतिक तरीके से बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ चुनावी रास्ता में, ठीक है ये कर्नाटका में एक जीत हुई, उसको मैं बोल नहीं रही हूं, मगर राजनीतिक रास्ते में चलते हुए जीतने का उनका संभावना नहीं दिख रही, इसीलिए ऐसे कैंपेन चला रहे हैं। और इसमें कांग्रेस पार्टी का रोल पिछले चुनाव से और उससे पहले वाले चुनाव से भी बहुत ही स्पष्ट दिखता है, जहां पाकिस्तान में जाकर के उनके मदद मांग रहे हैं कि भारत में सरकार बदलना है, आप भी एक हाथ जोड़ो करके। और ऐसे टूल किट्स जो विदेश में चलती है, उन सबको भी अभी काम में लगाया हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि उनका अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है कि जनता उनका सुनेंगे, इसीलिए ऐसे रास्ते अपना करके प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसे एलिगेशन डाल रहे हैं जो बेबुनियाद है। और ऐसे एलिगेशन डालने वाले का पीछे भी देखना चाहिए। जो कल मैंने बहुत ही आश्चर्यजनक हुई कि उसी समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में कैंपेन कर रहे हैं, उस समय कैंपेन मतलब भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं, उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूं। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक यूएससीआईआरएफ है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं, जहां शायद 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में, सीरिया से लेकर के यमन के लेकर के सऊदी के लेकर के इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ। और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहां उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। इसीलिए मैं मानती हूं ये सब हमारे विपक्ष भी बाहर जाकर के बात करने के समय भारत के हित में नहीं बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो डिफीट कर नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों को उछालते हैं और वो भी इनके कारण इस बहस में शामिल हो जाते हैं बिना ग्राउंड लेवल डिटेल्स को लेते हुए। नारे लगे, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगे, कैसे देखती है मैम? नहीं, ये सब मैं यही बात करने के लिए कोशिश करते हैं। आई विश टू से दिस इन इंग्लिश, you may please get it translated in Hindi. I find this deliberate attempt to vitiate the atmosphere in this country because they think they cannot win against the developmental policies of Prime Minister Narendra Modi. Whether giving the poor a house, a toilet, electricity or cooking cylinder, to giving samman to women, to making sure that every policy of the government works for the poor and understanding democracy and supporting democracy. They are just not able to defeat Prime Minister Modi on these things, and therefore they create an atmosphere where people think there is insecurity in this country. Tell me, how many people who are speaking in this country have even been questioned? All those people who are questioning Prime Minister Modi's achievements
should please put on table their own achievements before they bring in allegations like this. What is the step to solve the Manipur issue? Home Minister ji has spoken about it, so there's no need. Yesterday there was an all-party meeting also. There's no need to add on to it. Ma'am, how do you look into the opposition meeting held at Patna 2 days back? Yeah, they're coming together. I don't know for what. Their one-point agenda is defeat BJP. But are they saying what they will do to people? During their tenure, highest level of corruption prevailed in this country. Whereas now, 9 years have passed by, only development and development-related activities are happening, not one whisper of corruption. So first let them offer as to what they will do to the people rather than say, if we have to defeat Modi. That cannot be a negative agenda, cannot be what people want to hear from you. Say what you're going to do to the people. नहीं, उसके लिए डेफिनेटली मेहनत हो रही है, वो विषय आपके संज्ञान में रखना चाह रही हूँ. मगर ये सेमीकंडक्टर और इन्वेस्टमेंट इन सच टेक्नोलॉजीज इतना रैपिड स्पीड में भारत देश में हो रही है, जिससे सीधा असर जनता के ऊपर पड़ रही है. और जो अभी यूएस में साइन हुआ कि 65,000 हमारे लोगों को इस कारण ट्रेनिंग भी देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मतलब तुरंत हमारे युवा को इन एरियाज में सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसमें भी डेटा सेंटर्स में, ग्लोबल डेटा सेंटर्स में भी ये सब काम में आएगा. तुरंत इसका असर हमारे देश में पड़ेगा. मैं नास्कॉम के एक डेटा आपके सामने रखना चाहती हूँ, सब्जेक्ट टू करेक्शन. ग्लोबली मान लीजिए ग्लोबल डेटा सेंटर्स जो बड़ा बड़ा व्यवस्था है, डेटा होल्डिंग का, डेटा शेयरिंग का, डेटा प्रोटेक्शन रिलेटेड अंशों का ऊपर, और उसको डीप डाइव करने के लिए, डेटा का उपयोग करने के लिए ग्लोबल डेटा सेंटर्स बना रहे हैं पूरे दुनिया में. जहां तक मैंने सुना, अगर 100 सेंटर्स ऐसे दुनिया में सेटअप हो रही हैं, भारत में ऑलरेडी 50 हैव बीन सेटअप. आप नंबर का उदाहरण मैं सामने इसीलिए रख रही हूं, अगर पूरे दुनिया में 100 सेंटर्स रख रहे हैं, भारत में 50 सेंटर्स का ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट का काम पूरे होने के कगार में है. और जो बाकी 50 दुनिया में हैं, उसमें काम करने वाले हमारे ही लोग जा रहे हैं. उसका असर हम थोड़ा समझना चाहिए कि इसके कारण हम विदेश में पूरे डेटा, पूरे सॉफ्टवेयर ऐसे जगह में भारत का लीडरशिप रोल और उसका असर पूरे हमारे इकोनॉमी के ऊपर कैसे पड़ रहा है. इसके कारण जॉब्स में भी, इसके कारण सब सर्विसिंग, सेकेंड लेयर इफेक्ट जो बोलते हैं, सब सर्विसिंग, इनका सर्विस करने वाले दूसरे का सर्विस करने वाले, ऐसे साइक्लिकली इसका असर पूरे इकोनॉमी में पड़ रही है. उसका डेटा विवरण भी आजकल नास्कॉम के द्वारा बहुत आ रही है पब्लिक में. भारत देश का लीडरशिप आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज और सास, इन सभी एरिया में पूरे दुनिया में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. इसका असर पॉजिटिव है इकोनॉमी के ऊपर.